पैंक्रेटाइटिस जो है वो पैंक्रियाज नामक ग्रंथि, जिसको अग्नाशय भी बोलते हैं हिंदी में, इसकी सूजन को बोलते हैं। इसकी सूजन जो है अगर होती है, नॉर्मली पैंक्रियाज का जो काम होता है शरीर में, खाना पचाने वाले एंजाइम, खास तौर से जो कि प्रोटीन को, फैट को, जो कि बहुतायत में मीट में पाए जाते हैं, उन सबको पचाने के लिए एंजाइम्स इसमें से निकलते हैं। तो ये कॉमन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इन सारे एंजाइम्स का जो है कि पाचन की वजह से शरीर में जो पोषक तत्व हैं वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अगर इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है तो खान पान के साथ साथ इन पौष्टिक तत्वों का शरीर में यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। साथ ही इस बीमारी की वजह से पेट दर्द, उल्टियाँ, बुखार, पेट का फूलना, पेट में पानी बनना और कभी कभी सीवियर केसेस में जहरवाद और अन्य अंगों पे असर पड़ने की वजह से जान जाने की भी आशंका रहती है। पैंक्रेटाइटिस जो है, इस तरह का मरीज सबसे मुख्य जो लक्षण होता है वो पेन होता है, पेट में दर्द। और पैंक्रेटाइटिस के पेन के बारे में कहा जाता है कि इसका जो दर्द है वो ऐसा होता है कि मरीज जीवन में इससे ज़्यादा वर्स्ट या इससे ज़्यादा बुरा दर्द कभी महसूस नहीं कर सकता। तो जो मुख्य लक्षण है इसका दर्द है। दर्द के अलावा एकम्पनिंग जो फीचर्स हो जाते हैं वो उल्टियाँ होती हैं, पेट का फूलना होता है, कभी कभी मरीज जो है आंतों की रुकावट की तरह प्रेजेंट करता है। कभी कभी शुरुआत में ही अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो मरीज मल्टी ऑर्गन फेल्योर, जिसमें कि अन्य अंगों पे भी असर पड़ जाता है, जिसमें पैंक्रेटाइटिस बहुत ही सीवियर होती है और वो हफ्ते भर के अंदर ही एकदम जानलेवा स्थिति में पहुंच जाती है। इसमें मरीज को शुरुआत में ही आईसीयू की, वेंटिलेटर की, इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है। 80% जो केसेस होते हैं वो केवल सामान्य होते हैं, जो कि कुछ टाइम के लिए, और मरीज के इलाज मिलते ही उनका सुधार शुरू हो जाता है। लेकिन 20% केसेस में ये इस तरह का प्रोग्रेशन रहता है जिसमें मरीज का जान बचाना भी मुश्किल आ जाता है। इस तरह के केसेस में सूजन के साथ साथ पैंक्रियाज में सड़न भी पैदा हो जाती है, जिसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रेटाइटिस के प्रकार डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से इनको क्लासिफाई करना चाहते हैं। एक ऑनसेट के हिसाब से या समय के हिसाब से जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी समय में बहुत ही सीवियर डिजीज़ होती है, उसको बोलते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। बहुत ही लंबे समय से चली आ रही होती है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। एब्सोल्यूट टर्म में बोलें तो जो 4 हफ्ते से पहले होती है उसे बोलते हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, जो 4 हफ्ते से लंबी चलती है उसे बोलते हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। इसके कारकों की वजह से या जिनकी वजह से ये होती है उनके हिसाब से भी इन्हें डिवाइड किया जाता है। पैंक्रेटाइटिस के 2 मुख्य कारण जो हैं, जो सोसाइटी में भी बहुत कॉमन हैं, पहला तो है पित्त की थैली की पथरी, जो सरक के कभी कभी पित्त की नली के द्वारा इनके कॉमन मुख पे आ जाती है, उसे बोलते हैं बिलियरी पैंक्रेटाइटिस। और कॉमन जो यहाँ पे अल्कोहल का यूज़ होता है उसकी वजह से होती है अल्कोहलिक पैंक्रेटाइटिस। तो पित्त की थैली की पथरी और अल्कोहल, यही दोनों 90% ऑफ केसेस ऑफ पैंक्रेटाइटिस के कारण होते हैं। बच्चों में पेट में चोट लगना मुख्य कारण है पैंक्रेटाइटिस का। बाकी समय के साथ, एज के साथ, सेक्स के साथ ये चीज़ें तरह तरह के कारण बदलते रहते हैं। तो इनके 2 मुख्य कारण जो एडल्ट पॉपुलेशन में पाए जाते हैं बहुत ही कॉमन है, खासतौर से अपने नॉर्थ इंडिया में, बिकॉज ये नॉर्थ इंडियन बेल्ट जो है वो पित्त की थैली की पथरी के लिए भी जानी जाती है। हो सकता है यहाँ की मिट्टी में, खाने में इस तरह के तत्व हों जो हम लोगों में पित्त की थैली की पथरी को बनने का प्रमोट करते हैं। तो मुख्य कारण है, पहला तो है पित्त की थैली की पथरी। खास तौर से छोटी पथरियाँ इसमें और ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। क्यों? क्योंकि वो पित्त की नली से सरक के आसानी से नीचे तक पहुंच जाती हैं और वहाँ रुकावट करके अग्नाशय में भी सूजन पैदा कर देती हैं। और दूसरा मुख्य कारण है अल्कोहल। अल्कोहल और पित्त की थैली की पथरियाँ 90% केसेस में यही कॉमन कारण होते हैं। कुछ केसेस में, खासतौर से बच्चों में, पेट में चोट लगना, कुछ पैंक्रियाज की कंजेनाइटल बीमारियां जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, एनुलर पैंक्रियाज, ये सब बच्चों में कॉमन होती हैं। कभी कभी कुछ परसेंट केसेस में, जो खास तौर से मिडिल एज या ओल्ड एज में, पैंक्रेटाइटिस की बीमारी पैंक्रियाज के कैंसर का भी शुरुआती लक्षण हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, जैसे कि जो सीवियर 20% केसेस रहते हैं, वो तो शुरुआत से ही जटिलताओं में रहते हैं कि अगर अन्य अंगों पे असर पड़ जाता है।
ऐसा अधिकतर हर तरह की सीवियर इन्फ्लेमेशन वाली बीमारी में होता है कि उनका दिल पे, गुर्दे पे, सांस पे, फेफड़ों में पानी आना, ये सब असर पड़ता है, जिससे जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। और इस स्थिति में मरीज के इलाज के लिए उसे सपोर्ट देना होता है, जिससे अन्य अंगों की भी रिकवरी पॉसिबल हो। बाकी अन्य जटिलताएं जो हैं क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में ये रहती हैं। कभी कभी पैंक्रियास जो है उसके नीचे से और बगल से खून की मेन नसें, जो कि आंतों का खून लीवर तक ले जाती हैं, वो होती हैं, खाने की नली। तो अन्य अंगों के पास की समस्याएं जो रहती हैं कि इन नसों में कभी कभी थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। खाने की नली पास होती है, उसमें रुकावट हो सकती है। कभी कभी यहाँ पे पानी की गांठ बन जाती है, जिससे लंबे समय के लिए उल्टियाँ होती रहती हैं, आदमी पेट भर खाना नहीं खा पाता है। कभी कभी साथ में जो पित्त की नली लगी रहती है उसमें भी सूजन या सिकुड़न आ जाती है, जिसकी वजह से मरीज को बार बार पीलिया होता है या लगातार पीलिया बना रह सकता है। और इन परिस्थितियों में ही मरीज को विभिन्न विधियों द्वारा इलाज और ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। सबसे पहले तो है, इस तरह का पेन कभी भी हो, बहुत जो आपने कभी पहले महसूस नहीं किया हो, तो आदमी तुरंत ही डॉक्टरी सलाह के लिए जाता है। डॉक्टरी सलाह में भी इसमें पैंक्रियास की निदान के लिए सबसे पहले 3 चीज़ें होती हैं क्लिनिकल, कि मरीज़ की दिक्कतें कैसी हैं, कि मरीज़ का दर्द जो है इस तरह का है कि वो पैंक्रियास के दर्द से मेल खाता हो। दूसरा है कि 2 खून की जांचें होती हैं जो कॉमनली आजकल कराते रहते हैं, एमाइलेज और लाइपेज। अगर ये खून की जांच, पेट का मरीज का एक स्पेसिफिक तरह का सिम्टम, और कभी कभी अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन जांच में पैंक्रियास की ग्रंथि में अगर सूजन आ रही होती है, तो इन तीनों में से अगर कोई 2 भी पॉजिटिव होते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये पैंक्रियाटाइटिस की कन्फर्मेटरी हैं। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है जैसा कि है, सबसे पहले एक बार डायग्नोज होने के बाद हमें उसे कारण को देखना होता है कि वो बिलियरी पैंक्रियाटाइटिस है या फिर अल्कोहलिक पैंक्रियाटाइटिस है या किस तरह की पैंक्रियाटाइटिस है। पैंक्रियास की जो है बीमारी, इसमें जो 80% केसेस हैं जो कि माइल्डर केसेस होते हैं, वो विद इन अ वीक जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में ही मरीज को खाली पेट रखा जाता है, पेट को आराम दिया जाता है और खून की नसों द्वारा पानी और खाना दिया जाता है, जिससे मरीज, और मेन स्टेज जो है इसके ट्रीटमेंट का है वो है पेन रिलीफ। जैसे जैसे पेन रिलीफ रहता है, सूजन धीरे धीरे कम होती है, मरीज की भूख वापस आने लगती है, जो दिक्कतें हो रही होती हैं वो भी बेहतर होने लगती हैं। तो 80% केसेस तो इस तरह के उपचार से सुधर जाते हैं। लेकिन 20% केसेस में, जो कि शुरुआत से ही जिनमें सिम्टम लगातार प्रोग्रेस करते रहते हैं, दवाइयों के बाद भी इनमें दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, तो उनमें जो है हमें मैक्सिमम सपोर्ट, हर ऑर्गन के लिए सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मरीजों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है, और जान जाने का भी ये रहता है या तो शुरुआत के पहले हफ्ते में जाती है या फिर 1 महीने बाद जाती है। और कभी कभी इनका इलाज लंबा खिंचता है, वो 6-6 महीने तक भी हो सकता है, जिसके दौरान स्टेप वाइज अप्रोच जो WHO से लेके वर्ल्ड वाइड फॉलो होती है, जिसे हम लोग स्टेप अप्रोच बोलते हैं, जिसमें जैसे एक एक सीढ़ी करके चढ़ना। तो सबसे पहले जो है, जो सबसे कम इन्वेजिव या जो जिसमें बॉडी का इन्वेजन सबसे कम हो, एक एक स्टेप, जैसे केवल सुई द्वारा पानी निकालना, या अंदर जो पानी है, गंदगी है, उसके लिए नलियाँ डालना, या समय के साथ अगर उससे भी आराम नहीं मिल रहा है तो उससे भी मोटी नलियाँ डालना, दूरबीन के द्वारा गंदगी को, कीचड़ को, या जो भी नेक्रोसिस हो गई है, सड़न पैदा हो गई है, उसे दूर करना। अगर इन सब विधियों से भी आराम नहीं मिलता है तो लास्ट रिजॉर्ट होता है कि हम खुली विधि से ऑपरेशन करें। इन सब इस तरह के जो 20% सीवियर केसेस रहते हैं, डिस्पाइट फॉलोइंग दीज स्टेप अप अप्रोच, द चांसेस ऑफ मॉर्टेलिटी या जान जाने का जो रिस्क है वो लगभग 50 से 80% तक रहता है। और 20% भी जो मरीज सरवाइव करते हैं बाद में, उनमें भी बिकॉज अधिकतर की ग्रंथि जो है वो सड़न के साथ निकल गई होती है, तो उनमें क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के साथ साथ डायबिटीज़ होने की भी बहुत सारे चांस रहते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए यही है, एक तो पानी खूब पिएं, संतुलित आहार लें, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से दूर रहें,
और ख़ास तौर से खाने में चिकनाई का प्रयोग कम करें। और कभी भी इस तरह का दर्द होता है या आपको फैमिली में पथरी, पित्त की थैली की पथरी की शिकायत है, अगर आपको भी कभी रूटीन अल्ट्रासाउंड या किसी अन्य बीमारी या अन्य वजह से आपने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें पित्त की थैली की पथरी आती है, तो उसको समय रहते ही ऑपरेट करा लेना चाहिए। अगर ये सब प्रिकॉशन लेते हैं तो पैंक्रेटाइटिस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पैंक्रेटाइटिस से बचने के लिए एक तो संतुलित आहार, मद्यपान और धूम्रपान, इन सब से बच के रहना चाहिए। पथरी की समस्या है तो उसका समय पे समुचित इलाज करना चाहिए। ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए।